नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को संपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाला हूं बाल मनोविज्ञान के। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सीडीपी के अब आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर भी आप देख लेते हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा। आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में दोस्तों। हाँ, अगर आप सुपर टेट या केबीएस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू हो रही है, इसको आप स्टार्ट करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास दिखते हैं तो फिर मैं एक और क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जैसे कि ट्रेडिशनल टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। बस आप लोगों को देखा जाएगा कि कितने आप लोग हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुपर टेट की तैयारी करने वाले सिर्फ सुपर टेट लिख देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो सुपर टेट और केवीएस के लिए हैं दोस्तों। चलिए आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म घटक अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला जुला युग्म है। पहला ऑप्शन कहता आत्म परितोषण, जो बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरी बात करते हैं जिज्ञासा, जो आंतरिक अभिप्रेरण आंतरिक अभिप्रेरणा। और तीसरी बात करते हैं नगद पुरस्कार, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और चौथा ऑप्शन कहता है रुचि, बाह्य अभिप्रेरणा। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा कि क्या इसका जवाब हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इसमें ये आपको बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो अभिप्रेरणा का सही स्रोत माना जाता है। ठीक है, सही चीज़ें इसमें माना जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, ऐसे में अगर देखा जाए तो जो इसका आंसर हो जाता है बी सही हो जाता है। जिसमें अगर देखा जाए तो जिज्ञासा की बात करते हैं तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, मतलब अंदर का जो इंटरनल मोटिवेशन होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जिज्ञासा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी सही हो जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा इसका जवाब। देखिए, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा की बात करते हैं, सामाजिक संदर्भ की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं संवेग की बात करते हैं। चौथी बात करते हैं दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय उपागम की बात करते हैं। चार यहाँ पर विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से आप बताइएगा कौन सा सही हो रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि क्या हो जाएगा इसका जवाब। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में अगर देखा जाए दोस्तों तो अभिप्रेरणा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिप्रेरणा के बिना कहीं ना कहीं जैसे मोटिवेशन अगर हमें नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। दूसरी बात करते हैं सामाजिक संदर्भ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज का भी एक पॉजिटिव असर देखा जा सकता है, और निगेटिव अगर देखा जाए तब भी पॉजिटिव में क्या होगा कि हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और निगेटिव अगर असर मिलता है या निगेटिव चीज़ें मिलती है तो कहीं ना कहीं निगेटिव एक तरीके से अधिगम होगा। संवेग की बात करते हैं तो एक इमोशनल की भी बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। और शिक्षा शास्त्री की बात करते हैं तो दोस्तों शिक्षा शास्त्री की बात करते हैं तो इसका भी होना जरूरी है, यानी पैडागोजी का होना भी जरूरी है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, आंसर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम माना जाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो इसका जवाब देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दोस्त अगर आप केवल ये देखते हैं कि केवल वाली बातें तो कट कर दीजिए, और विकास के संदर्भ में विद्यालय और शिक्षा का महत्वपूर्ण तो योगदान है, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे अच्छा जो योगदान माना जाएगा या जिसका परिणाम माना जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। एक विद्यालय जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता दे रहा है। और दूसरी बात करते हैं संगीत प्रतियोगिता में अगर देखा जाए
तो संगीत प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है। तो ऐसी कौन सी बातें यहाँ पर सूचित कर रही हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन कहता है जेंडर स्थायित्व की, दूसरा ऑप्शन कहता है जेंडर पहचान की, तीसरी बात करते हैं जेंडर समानता की, और चौथी बात करते हैं रूढ़िबद्धता का। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में आपको तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो आंसर सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेंडर स्थायित्व तो बिल्कुल जेंडर रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, लड़कों के हिसाब से ये दे रहा है कि बैडमिंटन खेल सकता है, लड़कियों के हिसाब से ये दे रहा है, ये प्राथमिकता दे रहा है कि लड़कियां केवल गाना गा सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल करना चाहिए। जहां पर ही क्या आ जाता है, समालोचनात्मक चिंतन आ जाता है दोस्तों, वहां पर आपको पॉजिटिव ध्यान रखना और नेगेटिव भी ध्यान रखना है। परासंज्ञान की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं और मनन की बात करते हैं। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। एक बच्चा जो है पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रही है दोस्तों? इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, या स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? पहला ऑप्शन कहता है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कहता है अधोगामी सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन कहता है विकास क्रम की एकरूपता, चौथा ऑप्शन कहता है एकीकरण का सिद्धांत। जवाब देने में बिल्कुल भी आपको एक तरीके से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जवाब दीजिए, फटाफट इसका आंसर करते चलिए। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों दूसरा होता है वो सही हो जाता है। तो एक बच्चा जो है एक तरीके से पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो है अधोगामी सिद्धांत की ओर इशारा किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये है कि एक गणित अध्यापिका जो है उच्च स्तर या कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता से और मार्गदर्शन करवाती है। एक गणित अध्यापिका जो है उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती हैं। वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन उपयोग करने का प्रयास कर रही है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है कि लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, दूसरा ऑप्शन कहता है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन कहता है जिरोम ब्रूनर का संरचनावाद, और चौथा ऑप्शन कहता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। कि एक गणित अध्यापिका जो है उच्च स्तर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता से और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन का उपयोग का प्रयास कर रही हैं दोस्तों? इसका जवाब दीजिएगा। देखिए अगर देखा जाए ऐसे में इसका जवाब देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इसका आंसर जो होता है पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण ईगोसेंट्रिक की बात की जा रही है, बाह्य अभिप्रेरणा की बात की जा रही है, सृजनात्मकता की बात की जा रही है, कार्यात्मकता अटलता की बात की जा रही है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रवाह विस्तारीकरण लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण माने जाते हैं? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाता है क्रिएटिविटी की ओर, क्योंकि प्रवाह अगर देखा जाए तो इसी में आएंगे। विस्तारीकरण की बात करते हैं, लचीलापन की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो सृजनात्मकता में देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं कि इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अधिगमकर्ताओं द्वारा अगर देखा जाए तो की गई त्रुटियों को समझना जो है एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है,
तीसरा ऑप्शन कहता है कि वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। जवाब देने में बिल्कुल भी कठिनाई आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। जवाब दीजिएगा। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, ऐसी बातें नहीं हैं। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही नहीं भैया, यहाँ पर ऐसा भी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। पहला ऑप्शन कहता है कलन विधि, दूसरा ऑप्शन कहता है अन्वेषण, तीसरा ऑप्शन कहता है बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, चौथा ऑप्शन कहता है प्रकार्यात्मक आबद्धता। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा एक तरीके से 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कलन विधि की बात करते हैं और बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि के दोहराव की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाता है वो सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए दोस्तों। तो विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है विकास परिवर्तनीय है। तीसरा ऑप्शन कहता है विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। और चौथा ऑप्शन कहता है सभी व्यक्ति के एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। बड़ा ही अच्छा आंसर है, इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, बड़ा ही अच्छी चीज है, क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है विकास एक परिवर्तनीय है। और तीसरा ऑप्शन कहता है विकास जो है पूर्ण आनुवांशिकता योजनाबद्ध है। बिल्कुल गलत है, यहाँ सभी व्यक्ति गलत, यहाँ पर भी गलत। बिल्कुल अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। विकास विषय में देखा जाए तो विकास परिवर्तनीय है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात एक करते हैं कि फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलबर के नैतिक चिंतन के किस चरण में है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण पहला ऑप्शन कहता है, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, तीसरा ऑप्शन कहता अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, चौथा ऑप्शन कहता है दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। फातिमा तर्क करती हैं कि आपको ईमानदार होना चाहिए और क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलबर के नैतिक चिंतन में अगर देखा जाए तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। निम्न में से कौन सा कौशल जो है उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है विशेषण, दूसरा ऑप्शन कहता है निरूपण, तीसरा ऑप्शन कहता है रचना और चौथा ऑप्शन कहता है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण का मतलब हो जाता है रिकॉल करना दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा उच्च श्रेणी के चिंतन नहीं है दोस्तों। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि विविधता को सहारा और महत्व देना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि सब बच्चों में स्वाभिमान और खरीदने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन कहता है शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, चौथा ऑप्शन कहता है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सी विधि है जो समावेशन के अनुरूप नहीं है।
बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, विविधता को सराहना यहाँ पर समावेशन के अनुरूप नहीं है। श्रवण अक्षमता के लिए अगर बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान के बारे में आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं कि अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों का विरोध विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी, दूसरी बात करते हैं व्यक्तिक संरचनावादी, और तीसरी बात करते हैं परंपरागत कक्षा, और चौथी बात करते हैं बहुभाषी कक्षा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब दीजिएगा। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे? निम्न में से अगर देखा जाए तो कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन कहता है जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके को अपनाकर। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मतों को अव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर। तीसरा ऑप्शन कहता है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर। चौथा ऑप्शन कहता है बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मतों को अव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर। तीसरा ऑप्शन कहता है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, और चौथा ऑप्शन कहता है बच्चों के विविध तरीके से नामीकरण करके। जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाता है डी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, और चौथा ऑप्शन कहता है यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समकक्षी समूह के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला जो होता है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन कहता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन कहता है भाषात्मक बुद्धि, चौथा ऑप्शन कहता है एक तरीके से प्राकृतिक बुद्धि की बात करते हैं। इसका जो जवाब हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। इसका जवाब जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात करते हैं, इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ऐसी देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाता है? वाचन वैकल्य कहलाता है, स्वालीनता कहलाता है, अधिगम असहायता, और अवधान न्यूनता अतिशिक्रियता विकार कहलाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है,
बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है फिर उल्टा कर देता है, ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। वाचन वैकल्य की बात करते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा सवाल जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? निम्न में से कौन सा सवाल जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सवाल जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए और जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दें। तीसरी बात करते हैं उन्हें कक्षा के एक अलग अलग खंड में बैठाना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जब बच्चे गलतियां करते हैं, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो इसका क्या सही हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। तो शिक्षक को बच्चे को सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो बच्चे जब गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चे के सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है और किशोरावस्था कहा जाता है। जवाब दीजिएगा इसका दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाएगा दोस्तों? जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जवाब जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा गया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन कहता है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीता, दूसरा ऑप्शन कहता है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, तीसरा ऑप्शन कहता है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीता, चौथा ऑप्शन कहता है सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीता। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिए। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? पहला ऑप्शन कहता है अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वांछित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। तीसरा ऑप्शन कहता है जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल और कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा।
वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अध्ययन एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति अपेक्षाएं कम का होना। दोस्तों इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों के भय युक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिंतन करना। तीसरा ऑप्शन कहता है अध्ययन पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। और चौथा ऑप्शन कहता है कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? आकलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आकलन का जो उद्देश्य है दोस्तों, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना दोस्तों, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अहमदाबाद कह रहा हूँ। कथन ए है कि अगले प्रश्न का कथन ए है दोस्तों कि अहमद जो है प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण ए है कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं और जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं और वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाते हैं। देखिए अहमद जो है प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो जवाब हो जाता है दोस्तों, इसका पहला सही हो जाता है। इसका सही पहला हो जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए और दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? पहला ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन कहता है जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन कहता है तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। चौथा ऑप्शन कहता है अच्छे अंक लाने वाले का दबाव। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समन्वित करता है? दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा तदानुभूति रखने वाले, बात को सुनने वाले अध्यापक की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाता है। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। चौथा ऑप्शन कहता है प्रिय साथियों की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक की बात करते हैं, संज्ञानात्मक की बात करते हैं, गामक और सामाजिक। दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये है कि अपने लंबे मगर कम चौड़े, देखिए एक गिलास होगा जिसमें क्या होगा, लंबे मगर वो गिलास जो होगा लंबे मगर कम चौड़े गिलास में क्या है कि नींबू के पानी के स्तर को इशारा करते हुए, मतलब यहाँ कोई एक व्यक्ति होगा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उसके पिता ने उसे ज़्यादा पानी दिया हुआ है। और दूसरी बात करते हैं, उसकी बहन जो है उसी की तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि वह अपने पिता को गिलास से सारा के गिलास में नींबू डालते हुए देखा है। मतलब सारा गिलास नींबू में, मतलब एक तरीके से गिलास से क्या होता है, गिलास से सारा मतलब एक तरीके से नींबू में पानी दूसरे गिलास में डालते हुए देखा है। वह जानती है कि दोनों गिलास में क्या है कि पानी की मात्रा समान है। इसमें क्या सही है? ठीक, केंद्रीकरण है, जीववाद है, क्रमबद्धता है, वर्ग समावेशन है। देखिए यहाँ पर ये है कि एक लड़की है अपने बहन को देखकर कहती है कि देखो मेरे में ज़्यादा है, उसके में कम है। जबकि उस लड़की ने देखा कि एक तरीके से पिताजी ने जो भी नींबू के गिलास में पानी दिया हुआ है, नींबू वाला पानी, वो दोनों ही गिलास में पूरा डाल दिया है, यानी कि बराबर बराबर बांट दिया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीकरण हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न ये है दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा। जेंडर जो होता है जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा क्या होता है आरोपित होता है, और एक आंतरिक गुण है। ये वाला जो प्रश्न है कई बार आ चुका है, कहीं पर शारीरिक संरचना सही है और कहीं पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका अलग आंसर हो रहा है। ठीक है, सॉरी, तो कहीं पर अगर देखा जाए तो सामाजिक संरचना को आरोपित करता है। यहाँ पर जो आंसर सही हो जा रहा है तीसरा सही हो जाएगा जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिकता निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि 7 से 8 वर्ष के बच्चे का जो निर्णय लेने का आधार क्या होगा। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा, दंड और आज्ञा पालन। दोस्तों इस बात को गौर करिएगा। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। किस स्तर में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? किस स्तर में बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है? वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा ऑप्शन कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन कहता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये है दोस्तों, प्रश्न ये है कि एक बच्ची है जो लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। एक बच्ची है यानी कि एक लड़की है जो लिखाई में क्या है काफ़ी ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रही है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन का वैकल्य, आलेख वैकल्य और गुणन वैकल्य और ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। इसका जो जवाब सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आलेख वैकल्य की बात करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से लिखने में उससे समस्याएं हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या माना जाएगा? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता और सोच में विकेंद्रीकरण। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए, सॉरी जल्दी से लाइव चैट में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सृजनात्मकता में अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि क्या होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं सृजनात्मकता पर ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्रिएटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अपना अपना माइंड लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो पहला सही हो जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पहला ऑप्शन कहता है प्रतियोगिताओं के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है साथियों की बातचीत करके, तीसरा ऑप्शन कहता है दंड के लिए प्रयास करके एवं दंड से बचकर, चौथा ऑप्शन कहता है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर दोस्तों सही हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे जो सीखते हैं साथियों से बातचीत करके देखते हैं सीखते हैं। ये वाला प्रश्न अभी हाल के एग्जाम में आया था। प्रश्न ये है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? एक टीचर होने के नाते अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, दूसरा ऑप्शन कहता है कि समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल करके को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन कहता है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, चौथा ऑप्शन कहता है निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा ही सही हो जाएगा। तीसरा ही सही हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दोस्तों समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इस बात को ध्यान रखेगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब आइए बात करते हैं इसके अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि शिक्षार्थी के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तीसरा ऑप्शन कहता है यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। चौथा ऑप्शन कहता है यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन कहता है कि मध्य बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन कहता है किशोरावस्था। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है बी सही हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उनमें से निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? दोस्तों पहला ऑप्शन कहता है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण उपागम की अभिकल्पना करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। और चौथा ऑप्शन कहता है आवश्यकताओं के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है और उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब दीजिएगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन कहता है जीन पियाजे और दूसरा ऑप्शन कहता है हार्वर्ड गार्डनर, तीसरा ऑप्शन कहता है लेओ वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन कहता है लॉरेंस कोलबर्ग। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि के एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो अगर देखा जाए तो हार्वर्ड गार्डनर साहब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल क्या करना चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा सही गलत है और जहाँ जहाँ पर हमें चौथा मिल रहा है हमने गलत कर दिया। ये देखिए चौथा हमने गलत कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
और यहाँ पर क्या है कि जवाब आपके सामने पहले ही है। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री जो है लाभदायक नहीं होगी। बिल्कुल छोटे अक्षरों वाली पुस्तक की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। पहला ऑप्शन कहता है अपसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन कहता है अभिसारी चिंतन, तीसरा ऑप्शन कहता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, चौथा ऑप्शन कहता है नवीन अमोघ उत्पादन की योग्यता। दोस्तों बड़ा ही इसका अच्छा जवाब है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बड़ा ही इसका अच्छा जवाब है दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसका आंसर की बात करते हैं, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों के बार बार शिकायत, तीसरा ऑप्शन कहता है मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, चौथा ऑप्शन कहता है मानदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा और इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता की बात की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा में नियमन विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को ऐसा करना चाहिए। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्न में से एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण माना जाता है। दोस्तों एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण माना जाता है। पहला ऑप्शन कहता है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने की अत्यधिक महत्व दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, चौथा ऑप्शन कहता है कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग जो है नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दे दीजिए दोस्तों। इसका जो जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह विद्यार्थियों में किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान अगर देखा जाए तो तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान और संवेग, आनुवांशिकता और निष्पादन, आनुवांशिकता और वातावरण। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब दीजिएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। संज्ञान और संवेग की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। दूसरा ऑप्शन कहता है किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरणीय कारक की बात करते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब पहला सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। एक बच्चों में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। स्थानिकीय संबंध बुद्धि,
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी सही हो जाता है। तो एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। एक अध्यापिका जो है बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करवाना सुझाती है। दोस्तों, अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण कहलाएगी और कूटलेखन, स्वागीकरण और अनुकूलन। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? खंडीकरण हो जाएगा। बिल्कुल इसका जवाब पहला सही हो जाएगा। तो इसका जवाब पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहलाती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहलाती है? पहली बात करते हैं बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि मतलब कि कैसा लोग हैं, मतलब कि क्या बताया जाए। चलिए कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषावाद की बात करती है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समावेशी शिक्षा क्या कहता है? समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी क्या है दोस्तों? लचीला शिक्षा शास्त्र, पैडागोजी होना चाहिए। अगम्य मतलब हो जाता है एक तरीके से कठिन इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत। बढ़िया ही प्रश्न, बढ़िया है। इसका जवाब देने में तो कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए होता है ऐसे में सही हो जाता है। प्रश्न अगला ए है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रट कर याद करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या के अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन कहता है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। तीसरी बात करते हैं पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार। चौथा ऑप्शन कहता है कि परीक्षा केंद्रित कठोर रणनीतियां। दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा कि क्या सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं दे रही हैं? दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। तो प्रश्न अगर देखा जाए तो परीक्षा केंद्रित कठोर रणनीतियां, जहां पर कठोर शब्द आ जाए तुरंत गलत काट दीजिए। कहीं पर भी शिक्षा में कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ बात कर लेना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण माना जाता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। और दूसरा ऑप्शन कहता है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षा की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन। चौथा ऑप्शन कहता है प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन की बात करते हैं। जवाब बड़ा अच्छा होना चाहिए और इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा उदाहरण है दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक गतिविधि में रुचि के कारण क्या होता है? अध्ययन करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। तो इसी के साथ बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? पहला ऑप्शन कहता है कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल के दौरान। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक बच्चा जिसने नियम के अर्थ को समझने के विकसित कर लिया हो, तर्क कर सकता है।
तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। चौथा ऑप्शन कहता है एक बच्चा जो भी अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसा कि एक पेंसिल और अन्य पुस्तकों को पकड़ना। दोस्तों तो बाल्यावस्था के बारे में बताइएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं चारों ऑप्शन को सही नहीं करा रहा हूँ कि 4 ऑप्शन में से 3 गलत क्यों हैं, ए सही क्यों हो रहा है। दरअसल क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और जिससे कई बार छात्र ये सोचते हैं कि यार प्रश्न जल्दी से करवा देना चाहिए, बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ा ही हुआ है, तो इसका आंसर सीधा बताना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये भी बता सकता था कि कैसे 4 ऑप्शन कैसे 3 ऑप्शन कैसे गलत हो रहे हैं, एक ऑप्शन कैसे सही हो रहा है। अच्छा, अगला प्रश्न ये कहता है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरक्षित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। तो प्रश्न अच्छा है, जवाब देने में आपको असमर्थता नहीं होनी चाहिए। इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ए सही हो जाएगा। मतलब कि इसका जो जवाब हो जाएगा ए सही हो जाएगा। गतिशील और लचीला की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह, लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता या बुद्धि की विशेषता है। भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक और अंतः वैयक्तिक की बात करते हैं, तो इसका जवाब देने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को सोच को व्यक्त करने का एक धारा प्रवाह, लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। जवाब देने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर गलत हो रहा है तो जवाब देखिए, गलत होना कुछ स्वाभाविक भी है, एक आध दो प्रश्न तो गलत होते ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न ही सही हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि इतने स्वाभाविक बात है, एक आध दो प्रश्न गलत होते हैं कि ये बातें तो सभी में होती हैं, एक दो प्रश्न गलत होना। ठीक है, तो एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अभिभावक ज़रूरतों के अनुसार बात करते हैं, स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों की ज़रूरत के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, और छात्र शिक्षकों की ज़रूरतों के अनुसार। जवाब देने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है। एक समावेशी व्यवस्था में किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक दो प्रश्न और करेंगे आज की क्लास में, और बस इसके बाद एक और क्लास आ जाएगी। 3 क्लास में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, मतलब कि 3 क्लास में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बाकी मर्जी आपकी है, इसको थोड़ा सा देखिए, आप लोग देखते नहीं हैं, बस यही होता है कि बस सर रहने देते हैं ना। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यहाँ पर कथन है ये है कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, और अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना और कैसे। यह विकल्प में चुनिए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है। इसके साथ ये लास्ट प्रश्न होगा, और फिर उसके बाद हम करेंगे अगले, मतलब एक तरीके से अगले वाली क्लास में करेंगे। दरअसल क्या होता है, जब 3-4 घंटे की क्लास बन जाती है तो फिर देखने में थोड़ा से ये होता है कि समय निकालना होगा हमें, तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं छात्र। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका जो जवाब हो जाना चाहिए निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा, और दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा पहचानना। इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कौन से प्रश्न आ गए हैं। तो इसका दोस्तों अगर देखा जाए तो जवाब यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने ही है। और चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो मैं सोच रहा था 2-3 घंटे की एक पूरी मैराथन करके 251 पेज की जो क्लास है इसको ख़त्म कर देता, और फिर इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मान के चलिए। यदि आप लोगों को लगता है कि इसको पूरा ख़त्म कर दिया जाना चाहिए 2 ही क्लास में, अगर आप कहें तो कल की क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह से
ये मान के चलिए 750 क्वेश्चन लगभग आसपास होंगे। और ये 750 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो फिर इससे बाहर से क्या आएगा आप सोचिए। क्या किताब में कुछ है होना भी चाहिए कि अलग से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इससे बाहर से क्या आएगा ये सोचिए एक बार। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो फिर ये मान के चलिए इसको मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा, कल ही पूरा कर दूंगा 2-3 घंटे की क्लास में। बाकी आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।